नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 11 बजे किया जा रहा है। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है, जिसमें भाग लेकर आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 6 बजे तक ही करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अतः आप जल्द से जल्द इस परीक्षा में स्वयं को रजिस्टर कराएं और आकर्षक छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा दैनिक करंट अफेयर्स की पहल के रूप में द बिग न्यूज को एक बार फिर से प्रारंभ किया गया है। इस बार इसे इंग्लिश में यानी हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रित रूप में प्रारंभ किया गया है, जो प्रतिदिन 2 बजे प्रकाशित है। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। दैनिक आधार पर बिग न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में समाचारों में रहा एक सामान्य शब्द वेब 3 पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3 पारिस्थितिकी तंत्र में ब्लॉकचेन तकनीक, मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन शामिल हैं। भारत में वेब 3 पारिस्थितिकी तंत्र में कोई स्टार्टअप नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। जब हम बात करते हैं वेब की, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में भी जाना जाता है, यह वेब सर्वर में संग्रहित वेबसाइटों या वेब पेजों का एक संग्रह है जो इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटरों से जुड़ा होता है। इसके कई प्रारूप हैं, जिसमें जब हम बात करते हैं वेब 1.0 की, तो यह इंटरनेट ही है, जिसका आविष्कार 1989 में हुआ था। वेब 1.0 के दिनों में इंटरनेट ज्यादातर स्थिर वेब पेज थे, जहां उपयोगकर्ता वेबसाइट पर जाते थे और फिर जानकारी को पढ़ा करते थे। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं वेब 2.0 की, तो मुख्य रूप से इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स को देखा जाता है, जिनके उदाहरण हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म, जहां पे उपयोगकर्ता दूसरे उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं और विविध प्रकार के कंटेंट को भी निर्मित करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वेब 3.0 की, तो यह एक प्रकार का विकेंद्रीकृत इंटरनेट है, जो ब्लॉकचेन तकनीक आदि पर चलाया जाता है। इस प्रकार की वेब 3 पारिस्थितिकी तंत्र में ब्लॉकचेन तकनीक, मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन आदि को शामिल किया जाता है। वेब 3.0 में उपयोगकर्ताओं के पास प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी होगी। यह पूर्व के विपरीत है, जहां तकनीकी दिग्गज प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी 450 से अधिक ऐसे सक्रिय स्टार्टअप हैं और इस रूप में भारत में भी ये काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें अब तक कुल मिलाकर 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक का फंड देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार अकेले वित्तीय वर्ष 2022 में 170 से अधिक इस प्रकार के स्टार्टअप दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने 2015 के बाद से इस क्षेत्र में 50% से ज़्यादा की वृद्धि को हासिल किया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन इसमें सही नहीं है, और चूंकि हमें सही कथन की पहचान करनी है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? भारत FATF का संस्थापक सदस्य है। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किसी देश X पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वर्तमान में FATF द्वारा 2 देशों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। आपको दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है।
आपके विकल्प हैं 1, 2 और 3, केवल 3, केवल 1 और 2 कि केवल 2। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक ऐसा अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसमें 37 देशों के साथ ही 2 समूह भी शामिल हैं, जिनमें यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत 2010 से इसका सदस्य है। FATF की जब सूचियों की बात की जाती है तो इसमें ग्रे सूची और काली सूची यानी ब्लैक सूची महत्वपूर्ण है। जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित पनाहगार माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, जबकि असहयोगी देशों या क्षेत्रों के रूप में जाने वाले देशों को काली सूची में डाल दिया जाता है। मुख्य रूप से इन देशों को आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करता हुआ माना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है, जबकि ईरान और उत्तर कोरिया ब्लैक लिस्टेड हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि कोई देश ग्रे लिस्ट में है तो यह वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली को उस देश के साथ लेन देन में बढ़े हुए जोखिमों के बारे में सचेत करता है, यानी उससे जुड़े हुए वित्तीय जोखिम माने जाते हैं। इसके चलते उस देश को अंतर्राष्ट्रीय ऋण साधनों तक पहुंचने में जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं, इसमें जो पहला कथन है वह सही नहीं है, जो दूसरा कथन है वह भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रे लिस्ट में शामिल देश को वित्तीय साधनों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। हालांकि इसमें तीसरा कथन एकदम सही है, और चूंकि हमें सही कथन की पहचान करनी है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 3। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में समाचारों में रहा डाइथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल निम्नलिखित में से क्या है? कुशल जैव ईंधन का नया वर्ग, तेल रिसाव को साफ करने के लिए प्रयुक्त रसायन, दवाओं में संभावित मिलावट की पौधों से प्राप्त औषधीय अर्क। हाल ही में गाम्बिया में भारतीय निर्मित कप सिरपों से अनेक बच्चों की मृत्यु को देखा गया। WHO के अनुसार इन कप सिरपों में पैरासिटामोल को घोलने के लिए जिस विलायक का प्रयोग किया गया है वह मानव उपभोग के योग्य नहीं है। ये विलायक हैं डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल, जिनका उपयोग सामान्य तौर पर नहीं किया जाता, किंतु अनेक बार कंपनियां खर्चा बचाने के लिए इस प्रकार के विलायकों का प्रयोग करती हैं, जो अंततः मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दवाओं में संभावित मिलावट। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत द्वारा विकसित नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कंपनी मामलों का मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की शिक्षा मंत्रालय? आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा प्रस्तुत किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ताकि अकादमिक और व्यावसायिक क्षेत्रों का एकीकरण किया जा सके, जिससे दोनों के बीच लचीलापन आए। यह छात्रों को आगे की प्रगति के लिए कई विकल्पों को खोलता है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा अनुभवात्मक शिक्षा के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा के बीच रिश्ते को भी कायम करता है। इससे कौशल प्रदानता और वोकेशनल शिक्षा को भी मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। इस रूप में आप ये देख सकते हैं, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षा मंत्रालय। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2020 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त, पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। आपको यह बताना है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3,
कि 1, 2 और 3 परिव्राजक के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि मूल रूप से यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ है पथिक या यात्रा करने वाला। जब बात की जाती है श्रमण शब्द की तो प्रारंभिक वैदिक साहित्यों में इसका उल्लेख मिलता है, जो मुख्य रूप से भिक्षुओं और ऋषियों से जुड़ा हुआ एक शब्द है। वहीं दूसरी ओर उपासक शब्द सामान्य रूप से बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी यानी बौद्ध धर्म के ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं किंतु भिक्षु या नन नहीं हैं, और इस आधार पर आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला विकल्प सही है, तीसरा विकल्प भी सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक और 3। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर दिलीप महालनाबिस पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में डॉक्टर दिलीप महालनाबिस का निधन हो गया, जिन्हें निर्जलीकरण के एक सरल प्रभावी उपाय के रूप में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS के उपचार का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले के रूप में जाना जाता है। जब हम बात करते हैं ORS की तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यह पानी, ग्लूकोज और नमक का एक संयोजन है जो निर्जलीकरण की समस्या से निपटने का सबसे सरल और किफायती तरीका है। ये दूसरे अन्य पारंपरिक कठिन उपायों की तुलना में दस्त से होने वाले निर्जलीकरण को रोकने का, उसका इलाज करने का सबसे बेहतर विकल्प है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मानना है कि ORS के चलते अब तक 60 मिलियन से अधिक लोगों का जीवन बचाया जा चुका है। यदि हम डॉक्टर दिलीप महालनाबिस के जीवन पर चर्चा करें तो उनका जन्म 1934 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता, लंदन में अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1960 के दशक में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में शोध भी किया। डॉक्टर महालनाबिस के द्वारा ORS का प्रयोग तब किया गया जब उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शरणार्थी शिविरों में काम किया। आगे उन्होंने अफगानिस्तान, मिस्र, यमन में भी WHO के लिए हैजा नियंत्रण के संदर्भ में कार्य किया। उन्हें उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे कि 1994 में उन्हें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस का सदस्य चुना गया। 2002 में उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की खोज और उसके कार्यान्वयन के लिए बाल चिकित्सा अनुसंधान में पोलिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2006 में उन्हें प्रिंस महिदोल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।